Good morning, everyone. I'm Dr. Shabnam Akhtar. Am I audible? हम कुछ और मिनट्स वेट करते हैं. Let other students also join, and at 9:15 we'll start the session. Good morning. Walaikum Assalam. Anyways, we're going to start today's session. ये जो काउंसलिंग हो रही है, ये आपका पेपर जो है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. आपका पेपर BPS 04. Good morning. Good morning. तो आपके पेपर का जो नाम है दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. BPS 04 पेपर कोड है. तो इसका जो पहला ब्लॉक है, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सबको? ओके. तो पहला ब्लॉक जो है उसमें 3 यूनिट्स हैं. यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड. जो ब्लॉक का जो टाइटल है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्टरी आउटलाइन. उसमें जो 3 जो यूनिट्स है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में. पहला है मीनिंग एंड एवोल्यूशन. दूसरा नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तीसरा जो है वो थियरीज है, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इसमें 2 थियरीज आपके सिलेबस में दी है. वन इज रियलिस्ट, अनदर इज आइडियलिस्ट. ठीक है. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीनिंग एंड एवोल्यूशन, नेचर एंड स्कोप.
एंड थेरीज हमें कवर करनी है। अगर आप लोग इकट्ठे ज्वाइन होते हैं तो मैं ये जो बीच में जो डिस्टर्ब होते हैं, तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, इन हिंदी हम उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो मैं मिक्स लैंग्वेज यूज करूंगी, आई एम मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, लेकिन मैं तीनों लैंग्वेजेस में करने की कोशिश करूंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये जब हम देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मोस्टली हम ये टर्म यूज करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो है ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। कभी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, राइट। तो लेकिन ये जो हम डिटेल में जाने से पहले इसका मीनिंग क्या है, इसका एवोल्यूशन क्या है, इसका स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का, फिर थेरीज पे आने से पहले हम ये पहले देखेंगे कि ये जो मेजर डिफरेंस है, जो टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, क्या ये सेम है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध रिलेशंस, ये दोनों इंटरचेंजेबल, हम डिस्टर्बिंग, मैं आप लोगों को एंट्री दूं या पढ़ाऊं। दोनों टर्म्स एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होती है, दे आर बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट्स के बीच में सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को देखते हैं, राइट। जहाँ पे वेयर वी स्टडी ओनली पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। ये जो पूरा पेपर है, यहाँ पे हमें देखना है एक्चुअल में ये जो पूरे जो पेपर का फोकस है, वो ब्लॉक फर्स्ट हो गए या बाकी ब्लॉक्स हो गए, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। इस पूरे ब्लॉक में हमें एक्चुअल में हम स्टेट्स का जो बिहेवियर है, कुछ चीजें आपको इस पेपर में याद रखनी बहुत जरूरी है। एक ये है कि जो जहाँ पे हम पढ़ते हैं स्टेट का बिहेवियर, एक स्टेट का बिहेवियर इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। जो मेन एक्टर, जो पूरी मूवी, इस काइंड ऑफ मूवी सपोज फॉर एग्जांपल, जिसमें एक मेन एक्टर हीरो होता है, इस पूरे सब्जेक्ट में जो आपका BPS 04 है, इसमें हम स्टेट को पढ़ने जा रहे हैं। स्टेट एक मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट का बिहेवियर, स्टेट की एक्टिविटीज इंटरनेशनल लेवल पे, इसका बिहेवियर दूसरे मुल्कों के साथ, ये इस सब्जेक्ट का मेन फोकस है। कि इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे स्टेट का बिहेवियर क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट का बिहेवियर क्या है दूसरे मुल्कों के साथ डील करने में। इस पूरे सब्जेक्ट में हमें ये पढ़ना है। तो जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हम सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं, जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होती है उसकी बात करते हैं। जब जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस की बात नहीं करते हैं, वी टॉक अबाउट सोशल रिलेशन, वी टॉक अबाउट कल्चरल रिलेशन, वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिलेशंस। तो आज की एरा में जब हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, ये एक्सपेंड हो गया है। आज हम सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस को नहीं देखते हैं। आज स्टेट सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस मेंटेन नहीं करते हैं। आज सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेट्स के बीच में नहीं होती है। आज स्टेटस जो है पॉलिटिकल से लेके नॉन पॉलिटिकल, आज के एरा में द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, तो जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो ये जो इनिशियली जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, इनिशियली जो स्टेट्स थे, स्टेट्स के बीच में सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस हुआ करती थी, राइट। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड विलेज बन गया है। तो अब सिर्फ रिलेशन सिर्फ पॉलिटिकल तक नहीं है, इट इज इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल रिलेशन। तो आज के एरा में अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की टर्म यूज करेंगे तो दैट विल बी वेरी नेरो, दैट विल बी वेरी नेरो, क्योंकि आज के एरा में
the era we are living in, relationship पॉलिटिकल नहीं रही है. इट हैज नाउ गॉन बियॉन्ड पॉलिटिकल. अब बहुत सारा जो रिलेशनशिप है स्टेट्स के बीच में नहीं, अब लोगों के बीच में भी है, राइट. पूरा वर्ल्ड जो है इट हैज बिकम लाइक ए ग्लोबल विलेज. इट इज अ ग्लोबल विलेज एक्चुअली. ठीक है. और आज की एरा में अगेन जब हम साइंस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने और कनेक्शन जो है वो बढ़ा दिए हैं. तो ये जो सब्जेक्ट है क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, तो रिलेशन जो है कंट्रीज के बीच में हमेशा रहे हैं. चाहे आप इसको एकेडमिक डिसिप्लिन में पढ़ो, और ये एकेडमिक डिसिप्लिन से पहले यू नो इट वाज बिफोर आल्सो कि स्टेट जो थी जब वो एग्जिस्टेंस में भी नहीं आई थी तब भी रिलेशंस हुआ करते थे. तो ये जो है जब हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है स्टेट्स के बीच में, जब हम देखते हैं जरूरी क्यों है, स्टेट्स क्यों रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ. तो अगर आपको पता होगा एरिस्टोटल जो है ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उन्होंने कुछ 2000 टू 2400 years ago he said something that ये जो इंसान है, मैन, ह्यूमन बीइंग जो है, ही इज अ सोशल एनिमल, राइट. ही इज अ सोशल एनिमल. वो अकेले सोशल एनिमल क्यों है? क्यों वो समाज से बाहर नहीं रह सकता है, फॉर इज नेचर एंड नेसेसिटी, राइट. तो इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स दे आर सोशल एनिमल्स. दे कैन नॉट लिव आउटसाइड द सोसाइटी. दे नीड सोसाइटी, दे नीड अदर पीपल, राइट. तो अपनी नेसेसिटी, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को जब हम देखते हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट्स आल्सो नीड अदर स्टेट्स. कोई स्टेट ये नहीं कह सकती है आई डोंट नीड टू मेंटेन रिलेशनशिप अदर स्टेट्स, राइट. बिकॉज उनको सस्टेन करने के लिए अपने स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने के लिए यू हैव टू इंटरेक्ट विद अदर स्टेट्स, यू हैव टू मेंटेन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया में we have, suppose for example हमारे पास we import and export. what is that? हम import करते हैं वो चीजें जो हमारे यहाँ पे नहीं बनती है, हम export करते हैं वो चीजें जो हमसे यहाँ पे एक्सेस में बनता है, राइट. तो इम्पोर्ट करते हैं बिकॉज वी नीड दैट, राइट. तो हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. तो द थिंग इज दैट रिलेशंस आर विद अमंग द स्टेट्स. जब स्टेट्स नहीं थी, अब जब चूंकि आपके सिलेबस में एवोल्यूशन भी है, आप ये कैसे इवॉल्व हो गया है, ठीक है. हमें नेचर भी जाना है, हमें स्कोप भी जाना है, फिर हम थेरीज पे जाएंगे. तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है व्हाई आर रिलेशनशिप, व्हाई डू स्टेट्स मेंटेन रिलेशनशिप. जब हम बात कर, जैसे चाइना, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ. चाइना या जो रशिया थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज डिफरेंट. वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे. तो कम्युनिज्म, या अगर आप देखोगे चाइना का जो भी उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, दैट इज नॉट लाइक द लिबरल वर्ल्ड आर है, लाइक अमेरिका, लाइक द डेमोक्रेटिक सेटअप, जहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेट जो फ्री मार्केटिंग का ये है. दे डोंट बिलीव इन दोज पॉलिसीज ऐसे. लेकिन चाइना ने क्या क्लोज करे अपने डोर्स कि नहीं, मुझे आई डोंट बिलीव इन लिबरल आइडियोलॉजी. चाइना डजंट बिलीव इन लिबरल आइडियोलॉजी. लेकिन चाइना ने कभी ये करा है कि नो, आई डोंट बिलीव इन लिबरल आइडियोलॉजी, तो मुझे अपनी रिलेशन जो है वो यूएसए के साथ या के बाकी मुल्कों के साथ मेंटेन नहीं करना है. तो आइडियोलॉजिकली चाइना जो है वो अलाइन नहीं हो रहा है जो लिबरल आइडियोलॉजी है. लेकिन अपने जो ये है, क्या चाइना अफोर्ड कर पाएगा कि मैं रिलेशंस मेंटेन नहीं करूंगा, मैं अपने डोर शट करूंगा? नहीं. तो स्टेट्स हैव टू मेंटेन, आपकी क्या भी आइडियोलॉजी है, जिस एरा में हम रह रहे हैं, स्टेट्स मेंटेन रिलेशनशिप फॉर वन इज फॉर ऑब्वियसली. एक सेकंड, आई विल लेट स्टूडेंट्स कम. तो ये जो जब हम मीनिंग पे जाते हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें एक्चुअली इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज. इस सब्जेक्ट में या हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ डू स्टेट्स इंटरेक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप with each other. International politics or international relation is the relationship and interactions between countries.
नेशंस जो है इनकी हमेशा रिलेशनशिप रही है, राइट। बट यहाँ पे जब हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे आया, तो ये एक नया, इट इज अ रीसेंट हिस्ट्री। रिलेशनशिप स्टेट्स के बीच में हमेशा रही है, लेकिन जब हम इसको एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन देखते हैं तो हमें ये देखना है कि ये कैसे इमर्ज हो गए एज एन एकेडमिक, इन बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कब आया। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि जब आप एरिस्टोटल की मैंने अभी एग्जांपल दी, तो उन्होंने तब बात करी कि इंसान जो है वो उसको सोसाइटी की जरूरत है, उसको अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए ही नीड्स द सोसाइटी, ही नीड्स अदर पीपल। फिर जब हम देखते हैं जब स्टेट ओरिजिन में नहीं आई थी, जब स्टेट ऑर्गेनाइज्ड वे में, जब स्टेट जो है ना एक सॉवरन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब भी उससे पहले भी स्टेट जो है, जो जिस भी फॉरम में नेशंस थे वो रिलेशंस मेंटेन करते थे, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन कर, वो ट्रीटीज आपस में साइन करते थे, वो पीस की और किसी दूसरे एग्रीमेंट साइन करते थे। दैट इज एक्चुअली जिसको आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि ये जो डिसिप्लिन है इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिक्स, ये अगर हम देखेंगे इसको कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये मुझे लग रहा है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये इमर्ज हो गया। जब 1919 में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सबसे पहली बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक अलग डिसिप्लिन मान के, इट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1919 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। तो अब जो है ये अलग से डिसिप्लिन जो है, ओब्वियसली ये जो आईआर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये सब ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, राइट। जैसे आपका क्या बोलते हैं इसको, दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक वो भी, दैट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तो ये सब निकले हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो अब जो ये आईआर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये पहले में, अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले इसको हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते थे। फिर अब ये अलग डिसिप्लिन क्यों बना? 1990 से ऑनवर्ड्स इसका एक एकेडमिक जर्नी जो ना वो स्टार्ट हो गया, जब यूनिवर्सिटी ने एक्चुअल में इसको, डू वी हैव पीपल वेटिंग इन दिस? यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आर वी दिस स्टूडेंट्स कुछ वेट कर रहे हैं क्या? नॉट अंडरस्टैंडिंग। एनीवेज, तो 1990 में क्या हुआ था आफ्टर द, शबाना बर्तन थोड़ा धीरे धीरे करो, शोर आ रहा है। तो 1990 ऑनवर्ड्स का एकेडमिक जर्नी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से स्टार्ट हो गया। तो अब जब हम बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे एक मूवी का एक मेन एक्टर हीरो जो हीरो जो होता है मेन एक्टर होता है, फोकस रहता है, इसी तरह से यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बिहेवियर एक स्टेट का। तो स्टेट यहाँ पे मेन एक्टर है, हम स्टेट के बिहेवियर को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जब हम बोलते हैं ये रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है बिटवीन कंट्रीज और स्टेट्स की, तो हम इसका जब एवोल्यूशन देखते हैं तो ये स्टार्ट होता है, हम जाएंगे तो वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया एक प्लेस है दैट इज इन जर्मनी। तो वेस्टफेलिया में क्या हुआ था, 1648 में एक ट्रीटी साइन हो गई थी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो वो ट्रीटी जब साइन हुई थी 1648 में, वो ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ते हैं इन पॉलिटिकल साइंस। एक तो ये, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। दरवाजा बंद कर दो। तो सॉरी, आई एम सॉरी।
तो वेस्टफेलिया जो है 1648 में एक ट्रीटी साइन हो गई। तो वेस्टफेलिया एक प्लेस है जर्मनी में। तो उस ट्रीटी को हम पॉलिटिकल सेंस में वी कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन कि जो हम स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, सॉवरन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ये वहां से आया। ठीक है, पहली बार जो कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज उनके दरमियान बहुत सिविल वार्स हुआ करते थे, कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था बहुत ज्यादा। तो पहली बार उन्होंने ट्रीटी साइन करी, इकट्ठे सब आ गए कि से हम क्या करेंगे, वी विल म्यूचुअली हमने डिसाइड कर लिया कि वी विल साइन द ट्रीटी जहां पे हम स्टेट की सॉवरेनिटी जो है उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे, हम स्टेट के इंटरनल अफेयर्स जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पहली बार जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरन स्टेट जिसको हम आज यूज करते हैं, वो पहली बार डिसाइड हो गया था इन द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648। तो जब हम तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है, सॉवरन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये उसी ट्रीटी के बाद हमने बात करी। उसके बाद ये जो स्टेट की जो बाउंड्रीज होती है, पहली बार उस ट्रीटी में डिसाइड हो गया था कि इन जो बाउंड्रीज जो है इनको हम रेस्पेक्ट करेंगे। इट वाज म्यूचुअली दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज that we will respect the sovereign states. We will not interfere in the internal affairs of the, एंड उसके बाद फिर ये भी डिसाइड हो गया कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करेंगे। तो जब हम इसका एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है जो जिसको हम पढ़ते हैं, दैट हम स्टेट के बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं कि अब हमें जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखना है, इसका इमर्जन से, तो ये तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम बात करेंगे तो हम वेस्टफेलिया से इसको देखेंगे, वेस्टफेलिया से किस तरह से द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट आया। क्योंकि जब नेशन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट आ गया, तब से हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स जो है वो मेंटेन हुई है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टेट्स ने एक दूसरे की जो सॉवरेंट, पहले बाउंड्रीज जो थे स्टेट्स के बीच में उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जाता था। तो ये डिसाइड ही नहीं था, तो ऑक्यूपेशन था, इट वाज वेरी नॉर्मल। क्या हमें इसको भी ऑक्यूपाई करें, इसमें इंटरनल अफेयर्स, किसी की बाउंड्रीज जो है स्टेट की उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। तो पहली बार इस ट्रीटी में जो बाउंड्रीज है वो रिकॉग्नाइज हो गई। ठीक है। तो ये जब हम बात करते हैं, ठीक है, नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अब जब 1964 का ये एक और ये पर्पस ये था, क्योंकि मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच में बहुत सिविल वार था। देयर वाज ऑल दैट दे वर ऑल द टाइम इन फाइट विद ईच अदर, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन सेशन होगा ना वो आप बाद में कर देना, ठीक है। तो लेक्चर के बीच में आप लिखो, कुछ भी लिखोगे तो आई विल गेट इंटरप्टेड। और प्लीज आप टाइम पे सेशन में आया करें। ये जो है सोशल साइंस जो होता है ना, इसमें मैथ नहीं है कि मैं स्टॉप करूंगी। तो फिर इसमें एक रिदम होता है, एक फ्लो जो क्रॉस होता है ना फिर। ओके, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन आप अभी जो बच्चे लास्ट में ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। एनीवेज, तो से ओके। तो अब जब 1964 के बाद, ये मैं एवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, 1964 के बाद जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो साइन हो गई, सॉवरेन स्टेट कॉन्सेप्ट आ गया। एक और पर्पस इस ट्रीटी का ये भी था कि आपस में एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन कंट्रीज को हम पीस मेंटेन करेंगे। ये भी था कि शायद इस ट्रीटी के बाद, क्योंकि उसी में डिसाइड हो गया था कि हम जो सॉवरेनिटी है, जो टेरिटरी है, जो बाउंड्रीज है, उसको रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस उसके बाद वर्ल्ड ने देखा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। उसके बाद वर्ल्ड ने देखा जो ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता बढ़ता गया यूरोपियन कंट्रीज के बीच बीच में, तो इतना बढ़ गया कि आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होगा 1914 में। ठीक है।
तो 1914 से 1918 पूरी दुनिया, जिसमें सिर्फ यूरोप ही नहीं आया, उसमें द एंटायर वर्ल्ड केम इनटू दैट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पूरा पड़ गया इफेक्ट फ्रॉम यूरोप टू नॉन यूरोपियन कंट्रीज। तो वो जो वर्ल्ड वॉर था from 1914 to 1918 that ended in 1918। 1918 में जो यूएसए का प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 पॉइंट्स वो लेके आ गए, एग्रीमेंट साइन हो गया एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज एंडेड। तो जो सीरियस कंसर्न था वर्ल्ड लीडर्स के लिए वो था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ओब्वियसली बहुत डेवस्टेटिंग रहा, जहाँ पे प्रॉपर्टी लॉस हो गया, ह्यूमन लॉस हो गया, पीस एंड ऑर्डर नहीं रहा। तो वर्ल्ड ने वो विटनेस कर दिया कि वो कितना हॉरिबल था, राइट। तो जो कंसर्न था वर्ल्ड लीडर्स के लिए वो था कि हम किस तरह से वर्ल्ड वॉर जैसी जो सिचुएशन है उसको हम प्रिटेंड करें, उसको हम अवॉइड करें, कि हम दुनिया में हम इस ये जो वर्ल्ड सिचुएशन जो भी हो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पूरा वर्ल्ड वॉर ही हो गया। तो वर्ल्ड लीडर्स के लिए जो कंसर्न उसके बाद हुआ वो था कि हम ऐसी थियरीज, हम इस सिचुएशन को ऐसे पढ़े जिससे हम प्रिटेंड कर पाए कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना आए। we will study and फोकस जो रहेगा कि हाउ टू मेंटेन पीस एंड हाउ टू अवॉइड वॉर। तो हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड किया, जिसमें द मेजर, जैसे यूएसए वाज एट द फ्रंट, अदर मेजर पावर्स वर एट द फ्रंट, जिन्होंने लीड लिया कि नो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज डेवास्टेटिंग। वार का मतलब है, वार कभी ये नहीं होता है कि इट विल बी ब्रिंग समथिंग गुड। तो देयर इज डेवास्टेशन, प्रॉपर्टी, ह्यूमन लॉस, conflict, every kind of misery। तो 1918 के बाद जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब एंड हो गया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो डिसाइड हो गया था वो फेल हो गया, चीजें फेल हो गई। वर्ल्ड ने सीरियसली इस पे सोचना स्टार्ट करा कि वी नीड टू स्टडी द सिचुएशन, हमें इस सिचुएशन को, वर्ल्ड सिनेरियो जो भी हो रहा है उसको कीनली स्टडी करना है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, सो दैट जब हमें लगे कि वार जैसे सिचुएशन उसको हम अवॉइड कर पाए, सो दैट ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाली सिचुएशन जो है वो फिर से ना आए। तो दैट वाज एक्चुअली द रीजन। ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, या जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट, ये इमर्ज हो गया। तो इसको अलग से, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज। वी नीड टू स्टडी कि इंटरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, राइट। जब हम ये पूरा ये देखेंगे इंटरनेशनल, अब क्योंकि आज के एरा में हम पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, देयर आर लाइक 200 एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तब उतना नहीं था, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एग्जिस्टेंस में आई, राइट। तो मेन पर्पस जो इस सब्जेक्ट का था ये इमर्ज ही हो गया। इसमें क्या पढ़ना है, हाउ टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, हाउ टू अवॉइड वॉर, राइट। तो ये था, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये कैसे इमर्ज हो गया, हाउ डिड इट इमर्ज, व्हाट इज द मीनिंग। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो ये भी मैंने पहले बोल दिया कि नेशन जो है उनके हमें ऑल द टाइम ये रिलेशंस रही है, इंटरेक्शंस रही है, बट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ये नया है, एज एन इट इज अ सब सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड जब हम इसका जर्नी देखते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, 1990 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं, जब यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में ये अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया। तो मेन पर्पस इस डिपार्टमेंट का था टू स्टडी, हम जो मेन पर्पस था कि हाउ टू मेंटेन पीस एंड हाउ टू अवॉइड वॉर, ठीक है। तो ये जो अब जब जब हम देखते हैं 1990 ऑनवर्ड्स, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में वर्ल्ड को ना डिवाइड करो फ्रेजेस में कि इस सब्जेक्ट का जो जो ग्रोथ है वो कहाँ से स्टार्ट हो गई। मैंने बोल दिया कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो हमेशा रही है, चाहे स्टेट ऑर्गेनाइज्ड वे में या ना हो। जब वेस्टफेलिया के बाद स्टेट ऑर्गेनाइज्ड वे में आ गए, कि जो सॉवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया,
उसके बाद जो है रिलेशंस और मेंटेन हो गई, ठीक है, डिफाइन हो गई, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंट्रीज ने स्टार्ट करी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो इतना सारा मटेरियल बन गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कि कंपल्शन था कि नहीं, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, अलग से हमें वर्ल्ड सिचुएशन को पढ़ना है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से पीस को मेंटेन करें और हम किस तरह से वॉर को अवॉइड करें। ठीक है, तो 1919 में डिफरेंट डिपार्टमेंट वाज दिस क्रिएटेड, इसको अलग से पढ़ा गया एज अ डिसिप्लिन। लेकिन अब जब वहां से स्टार्ट जब वो जर्नी हुआ, उसके बाद जब हम आज देखते हैं पॉलिटिकल, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये आज के एरा में प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट बन गया है। आप देखो आज के एरा में जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया, जहाँ पे आपका सिर्फ आप एक ही इशू नहीं है, आपके कौन पीस वॉर ही नहीं, एनवायरमेंटल इश्यूज देयर, हंगर इश्यूज देयर। तो जब हम इसकी स्कोप की बात करते हैं, इसका स्कोप इतना बढ़ गया है, यहाँ हम सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिकल जो पीस एंड वॉर सिक्योरिटी इश्यूज को नहीं देखते हैं। ये इस सब्जेक्ट में हम कौन सा इशू नहीं देखते हैं, बी इट इकोनॉमिक इश्यूज, ग्लोबली जो हो रहा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, ठीक है, जो जो सबसे बड़ी क्राइसिस है एनवायरमेंटल इशू, जो क्लाइमेट चेंज है, वी स्टडी दैट इन पॉलिटिकल साइंस। तो इट फ्रॉम मेच्योर टू जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 90s तक जो टाइम रहा, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती गई एंड टुडे इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट दीज डेज। राइट, कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने अपना अरेना इतना बढ़ा दिया है कि कोई एस्पेक्ट है ही नहीं इंटरनेशनल एरिना में जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट ये कवर नहीं करता है। इट्स इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि इट्स कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट, नॉट ओनली पॉलिटिकल प्रॉब्लम पर डिफरेंट प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज फेस करती हैं, जो आज के एरिया में जो मेजर प्रॉब्लम लाइक हंगर, like climate change, like environmental issues, like migration. So we study that in the subject political science, right? तो जब हम नेचर की बात करते हैं, मैंने बोल दिया कि एक एक कुछ चीजें हैं जो, हाँ, कोई डेफिनेशन है, जैसे हेनरी मार्गिन था। हेनरी मार्गिन तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है अमेरिका का, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उन्होंने जो एक थ्योरी दी है, रियलिस्ट थ्योरी, जो अगर हम आज कवर कर पाएंगे तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी बात है, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखा, उसकी रिलेवेंस कभी खत्म ही नहीं हुई हेनरी मार्किंथो की। तो हेनरी मार्किंथो बोलता है ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड हेनरी मार्किंथो इज आल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ रियलिज्म। उन्होंने डिफाइन किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इट इज अ स्ट्रगल ऑफ पावर अमंग स्टेट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। उन्होंने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन किया, इट इज अ स्ट्रगल ऑफ पावर, ये पावर की लड़ाई है किन के बीच में, अमंग स्टेट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में पूरा वर्ल्ड आता है, पूरा ग्लोबल सिस्टम आता है। तो इस ग्लोबल सिस्टम में स्टेट्स के बीच में जो स्ट्रगल है, जो लड़ाई है पावर की, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये है ना जो मार्किन ने इसको डिफाइन किया। एक और पॉलिटिकल थिंकर है क्विंसी राइट। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये सिर्फ स्टेट रिलेशंस, स्टडी ऑफ रिलेशंस नहीं है बिटवीन स्टेट्स। हम सिर्फ स्टेट्स के रिलेशनशिप इसमें नहीं पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, लेकिन वी स्टडी द ग्रुप्स लाइक नेशंस हो गए, पीपल हो गए, अलायंसेस हो गए, रीजन्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए। ये सब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये सिर्फ रिलेशन नहीं है बिटवीन स्टेट्स, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इतना ही नहीं पढ़ते हैं। हम डिफरेंट ग्रुप्स के बीच हम अलायंसेस पढ़ते हैं, हम रिलीजियस ग्रुप्स पढ़ते हैं। तो दिस इज क्वाइनिस जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन किया। तो इन नटशेल आपको ये याद रखना है, जो कुछ चीजें हैं, देखिए वन इज कि स्टेट जो है ये मेन एक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में ये डील करता है टू स्टडी द रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन स्टेट्स।
अब स्टेट्स कैसे इंटरैक्ट करेगा, ये रिलेशन मेंटेन करता है थ्रू फॉरेन पॉलिसी। हर स्टेट बनाता है डोमेस्टिक पॉलिसी, जिस पॉलिसी से वो अपने लोगों को गवर्न करता है, राइट। जैसे इंडिया की एक पॉलिसी है जिस वो इंटरनल इंटरनल लोगों को गवर्न करता है। दूसरी पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी, जिससे वो फॉरेन पॉलिसी का मतलब भी है, जब हम टर्म ही देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी जो फॉरेन दूसरे मुल्कों के साथ डील करने के लिए बनाता है, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। तो जब हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि वो स्टडी द बिहेवियर ऑफ द स्टेट, हम कैसे पढ़ेंगे, हम थोड़ी स्टेट कोई बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, नो। एक्चुअली हम स्टेट का बिहेवियर यहाँ पे पढ़ते हैं थ्रू फॉरेन फॉरेन पॉलिसी। हम उनकी पॉलिसीज को, स्टेट का बिहेवियर हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम फॉरेन पॉलिसीज पढ़ते हैं। एक स्टेट की इंटरेक्शन बिहेवियर वो यहाँ पे डिसाइड होता है बाय द पॉलिसी, इनकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से ही इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप मेंटेन करता है स्टेट, है ना। तो रिलेशनशिप ऐसे नहीं मेंटेन होता, दैट इज इन डॉक्यूमेंटेड, यू डॉक्यूमेंटेड, यू मेक द पॉलिसी। इन हर कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो दूसरे मुल्कों के हर मुल्क के साथ डिफरेंट होता है, राइट। एक ही फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। वो एक, जब हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपके इसमें सिलेबस में होगा नेशनल इंटरेस्ट, तो फॉरेन पॉलिसी होती है एज पर द नेशनल इंटरेस्ट, तो उस डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगी। द पॉइंट हियर इज दैट यहाँ पे हम जो हेनस जे मार्केट ने उसको डिफाइन किया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये है स्ट्रगल ऑफ पावर, पावर की लड़ाई है ये, किनके बीच में, अमंग स्टेट्स। कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज के बीच में पावर की लड़ाई है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो अब जो नेचर की जब हम बात करते हैं कि नेचर एंड स्कोप क्या है, स्कोप अभी मैंने बता दिया कि ये कितना एक्सपेंड हो रहा है। तो आपको ये जब आप एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन को पढ़ते हो, यू स्टडी इट, कि आपको पहले अपने आप को एज अ सब्जेक्ट मानना है, क्योंकि यू एंड मी वी ऑल वॉच, है ना, स्टेट्स कैसे बिहेव करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, क्या क्या इश्यूज है, हम न्यूज में रोज देखते हैं। वही जो इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री का कंसर्न है, उसको हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट में, और उसी को एकेडमिक डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज, अब जब हम नेचर की बात करते हैं, तो मैंने बताया इंटरनेशनल अरीना में ना क्या चीज है कि देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, है कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। हमारे पास यूएनओ है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसको कंट्रीज ने इकट्ठे ना एग्रीमेंट साइन करा और यूएनओ बनाया गया। अब यूएनओ का भी अगर कभी टाइम मिला, उसको उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो बन गया, अगर आपके सिलेबस में हो, अगर नहीं हो तो हम पढ़ेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है, उसका ओरिजिन कैसे हो गया, लीग ऑफ नेशन कैसे खत्म हो गया, राइट। तो वो यहाँ पे हमारा डिस्कशन नहीं है। तो इंटरनेशनल अरीना में जो है, ग्लोबल लेवल पे जो है, वर्ल्ड लेवल पे है कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। जो सिस्टम है, वर्ल्ड सिस्टम जो है, ये एनार्किक है। एनार्किक का मतलब है कि कोई सुप्रीम पावर नहीं है स्टेट के ऊपर, जो नेशन स्टेट है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट के ऊपर हो। तो पूरा जो सिस्टम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या रिलेशंस का, ये एनार्किक है। एनार्किक का मतलब हो गया जहाँ पे कोई सुप्रीम पावर ना हो, जहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ना हो। तो जो जो स्ट्रॉन्ग पावर है इंटरनेशनल एरिना में, वो क्या है, दैट इज स्टेट, दैट इज स्टेट। स्टेट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, स्टेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो जो मेन एक्टर है, दैट इज स्टेट, राइट। तो स्टेट जो है वो बहुत पावरफुल है, स्टेट के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट को कंट्रोल करे, राइट। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो नेशन स्टेट्स जो है वो मेन एक्टर्स है इंटरनेशनल एरिना में, क्योंकि इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, दैट इज यूरोसेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक का मतलब हो गया, ये इमर्ज हो गया यूरोपियन वर्ल्ड से,
ठीक है? तो आज भी जब हम इन इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है, जो लेंस है, मतलब दुनिया को देखने का, कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने का, वो अब भी वेस्टर्न डोमिनेटेड है। तो ये सब्जेक्ट इमर्ज ही हो गया है वहाँ से। इसको इसलिए बोलते हैं, ये यूरोसेंट्रिक है। EUROCENTRIC, यूरोसेंट्रिक का मतलब हो गया इट इमर्ज्ड फ्रॉम यूरोपियन वर्ल्ड। ठीक है? जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो वर्ल्ड को देखते हैं थ्रू वेस्टर्न पॉलिटिकल एंड कल्चरल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल व्यू है, जो वेस्टर्न का कल्चरल व्यू है, वो इनका जो इकोनॉमिक व्यू है, वो उस तरह से देखता है वर्ल्ड को। यहाँ पे डोमिनेंस जो इस सब्जेक्ट में है, वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की है, वेस्टर्न नजरिए की है। ठीक है? ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। We don't see the political issues, we see economic issues, we see social issues, we see psychological issues, we see climate, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ नहीं रहा है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ये बहुत वास्ट हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट बन गया है। इट इज मल्टी थियरिटिकल। यहाँ पे एक थ्योरी नहीं है, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज। इट इज थ्योरी ऑफ रियलिज्म, देयर इज थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म, देयर इज डिफरेंट थ्योरीज है, मल्टी थियरिटिकल। So in contemporary world, the nature of international relations changing. Obviously, क्योंकि हालात चेंज होते हैं, सिचुएशन चेंज होते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, तो सब्जेक्ट मैटर भी चेंज होगा। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हालात थे, उनका आंसर जो था वो लिमिटेड था, सिचुएशन अलग थी, सर्कमस्टेंसेस अलग थे, तो अलग किस्म का स्कोप था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हालात बदल गए, नई कंट्रीज जो है कोलोनियलिज्म से फ्री हो गई, राइट? तो वर्ल्ड ने नए नए चैलेंजेस देख लिए, कोल्ड वॉर देख लिया, यूएसए देख लिया, यूएसएसआर का ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश था वो देख लिया। तो ओब्वियसली जो सब्जेक्ट का फोकस था वो था। आज के एरा में इट हैज चेंज्ड, क्योंकि सिचुएशन इज डिफरेंट, सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट, चैलेंजेस आर डिफरेंट। तो ये जो सब्जेक्ट है, तो इट्स चेंजिंग, इट्स एवर इवॉल्विंग। ठीक है? तो ये जो आज के इसमें शिफ्ट है, ये तो यूरोसेंट्रिक है क्योंकि वहां से ओरिजिन इसका हुआ है। बट नाउ शिफ्ट है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम यूरोप टू एशिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब और नजरिए भी है वर्ल्ड को देखने के, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड नहीं है, राइट? तो ये जो है ये है जब हम नेचर की बात करते हैं कि इंटरनेशनल एरिना में देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, स्टेट इज एनार्किक। एनार्की का मतलब है कि देयर इज एनॉर्की, देयर इज नो सॉवरेन गवर्नमेंट जो स्टेट के ऊपर हो। स्टेट इज द सॉवरेन एक्टर इन इंटरनेशनल दिस एरिना। उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, नेशन स्टेट जो है वो मेन एक्टर है। ठीक है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो यूरोसेंट्रिक है, ये इमर्ज हो गए यूरोपियन वर्ल्ड से। ठीक है? तो ये जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी, ये वो चीजें हैं जो आप नेचर में लिख सकते हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब हम स्कोप की बात करते हैं, तो मैंने अभी बता दिया कि ये इसका स्कोप इट हैज एक्सपेंडेड अ लॉट, इट हैज एक्सपेंडेड अ लॉट, क्योंकि रिसेंटली आई टोल्ड यू ये आज के एरा में प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट बन गया है। जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एनवायरमेंटल इश्यूज को स्टडी किया जा रहा है। इट इज अ स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। हम इस सब्जेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, हम कोऑपरेशन पढ़ते हैं, हम स्ट्रगल ऑफ पावर पढ़ते हैं, इसमें हम स्टडी ऑफ पीस एंड वॉर करते हैं। ठीक है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम पढ़ते हैं, हम एनजीओज को पढ़ते हैं, हम सोशल मूवमेंट्स को पढ़ते हैं, हम इंटरनेशनल लॉ को पढ़ते हैं, इसमें हम डिप्लोमेसी को देखते हैं कि कंट्रीज कैसे डिप्लोमेटिकली कैसे वो इनकी डिप्लोमेसी वर्क करती है, राइट? जो शेयर्ड कंसर्न्स है ग्लोबल कम्युनिटी के, वो क्लाइमेट चेंज हो गया, वो हंगर हो गया, वो माइग्रेशन के इश्यूज हो गए, वो स्टडी देम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है? तो ये जो है जब हम इसका नेचर देखते हैं, जब हम इसका स्कोप देखते हैं सब्जेक्ट का,
हमें पता चलता है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो जब आप अंडरस्टैंड करोगे नेचर एंड स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, you will be able to answer what is the importance and what is the significance of the subject, right? तो this is what is the nature and scope। तो जब हम theories की बात करते हैं, तो theories में आप लोगों के सिलेबस में दो theories दी है, realist theory and idealist theory। ठीक है, आप लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है? हैव टेकन अ ब्रेकफास्ट? हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट? Okay, I will just have tea। ब्रेकफास्ट अगर नहीं करा है, टेक योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ले लो, हैव इट। I am here only, just take tea or something, and then we will start the theories of मेरी इसके बाद भी I have 2 more classes in the campus। आई एम नॉट द मॉर्निंग पर्सन, मैं मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ। आई एम वेरी स्पेशल, आई एम वेरी वीक ऑन एंड लेजी ऑन वीकेंड्स। लेकिन मेरा क्लैश आ रहा था, आई हैव classes from 1:30 onwards to 5:30। So it is a compulsion। This is the first time I guess I have taken class from 9, जो बहुत अजाब है मेरे लिए। Just take tea or something। I will just take 2 minutes में चाय लेती हूँ। I will come back। Be here only, don't go anywhere। I'm taking just 5 minutes break। हम 5 मिनट के बाद फिर से हम ज्वाइन होंगे। हम वी आर हियर ओनली। आई विल जस्ट म्यूट इट फॉर 5 minutes ओनली टू हैव टी।
ओके सो हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीनिंग, एवोल्यूशन देखा, इसका नेचर एंड स्कोप. नाउ वी आर कमिंग टू द थियरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. क्या क्या थियरीज हैं जिसमें आइडियलिस्ट दिया है, रियलिस्ट अप्रोच दिया है. एक्चुअली जब हम थियरीज की बात करते हैं, कभी हम इसको बोलते हैं रियलिस्ट अप्रोच भी, आइडियलिस्ट अप्रोच भी. अप्रोचेस जब होती है या जब हम अप्रोच थियरीज की बात करते हैं, ये एक्चुअली एम आई ऑडिबल? आप लोग हो या सो गए हो? यू आर देयर ना? अप्रोचेस जो है, अप्रोचेस आर लाइक लेंसेज. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आपके दो अप्रोचेस की बात हो रही है, रियलिस्टिक अप्रोच एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच. ठीक है, तो रियलिस्टिक अप्रोच एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच. अब अप्रोच की जब हम बात करते हैं, अप्रोच एक लेंस की तरह होती है. दे आर लाइक लेंसेज. सपोज फॉर एग्जांपल, आपने आपके सन ग्लासेस है, राइट? आपने ब्लू ब्लैक शेड पहन ली, आपको दुनिया जो है पूरा ब्लैक दिखेगा, राइट? आपने ब्लू शेड ऑन करी इसके, तो पूरी दुनिया ब्लू दिखेगी. तो ये जो थेरीज है ना, दुनिया तो रियलिटी तो वही है ना, लेकिन देखने का जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो जाता है. तो हर थ्योरी जो है, अप्रोच जो है, उनने दुनिया की रियलिटी जो है, जो वर्ल्ड रियलिटी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर को, उसको डिफरेंट नजरिए से देखा है. उसके रीजन जो हाउ टू अवॉइड पीस. क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो थेरीज का है, जब हम आइडियलिज्म रियलिज्म की बात करते हैं, मैंने बताया कि जो वर्ल्ड लीडर्स का जो मेन कंसर्न था, दैट वाज हाउ टू अवॉइड वॉर, हाउ टू मेंटेन पीस. तो ये जो आइडियलिस्ट जो अप्रोच है, जब 1919 में, जब 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो गया, 1909 विथ जो वुडरो विल्सन जो थे, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे बैक दोस डेज, और बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड कर लिया कि वी विल कम फॉरवर्ड, वी विल स्टडी द सिचुएशन, कि जिससे हम वॉर जैसे सिचुएशन को अवॉइड करें. तो आइडियलिस्ट अप्रोच जो है, जो मैंने फिर बताया कि 1919 में क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट ही, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जिसका मेन जॉब यही था टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड सिनेरियो, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, और हम प्रिडिक्ट कर पाए, हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाए और प्रिडिक्ट कर पाए कि वॉर होने वाला है, तो हम उसको अवॉइड कर पाए. ठीक है, तो जो पहला 1919 टू 1939, क्योंकि 39 में फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, राइट? तो ये जो पीरियड रहा फ्रॉम 1919 टू 1939, दो वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइम था, उसमें जो मेजर अप्रोच रहा, डोमिनेंट अप्रोच रहा, जो डोमिनेंट थ्योरी रही, वो रही आइडियलिस्ट थ्योरी, राइट? तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन का जो जर्नी रहा, वो आइडियलिस्ट अप्रोच से ही स्टार्ट हो गया. क्योंकि अगर हम देखेंगे 1919 से ये सब्जेक्ट जो है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया. डिफरेंट डिपार्टमेंट, सॉरी, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका मेन पर्पस जो जॉब था वो यही था, टू स्टडी द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, to understand how we can maintain peace. तो this was the main purpose. तो जो वर्ल्ड लीडर्स या जो मेजर अप्रोच था 1919 टू 1930 ना, दैट वाज द आइडियलिस्ट अप्रोच. तो आइडियलिस्ट अप्रोच में, जिसमें हम यूएसए के जो बैक दोस डेज प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ही वाज आल्सो द प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी. ये जो अप्रोच है, दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज कंसर्न विद हाउ ड्यूरेबल पीस कुड बी मेंटेन एंड हाउ टू अवॉइड वॉर. ये कंसर्न था. आइडियलिस्ट थ्योरी जो थी, ये डोमिनेंट थ्योरी थी बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड. तो बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स का पीरियड मैंने बता दिया 1919 टू 1939, क्योंकि 39 में फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ. तो ये जो अप्रोच था,
ये डोमिनेंट अप्रोच था। इस अप्रोच ने क्या करा, इसने प्रॉमिस करा, बोला कि इस अप्रोच के मानने वालों ने बोला कि हम वर्ल्ड में पीस मेंटेन कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड एंड वी कैन अवॉइड वॉर। हम कैसे कर सकते हैं, मेंटेन, वी कैन हैव पीस, वी कैन मेंटेन ऑर्डर एंड वी कैन अवॉइड वॉर। व्हाई? इस अप्रोच ने बोला कि देखिए क्या है कि वॉर जो है ना, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और हम पीस मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बाय नेचर दे आर गुड, बाय नेचर दे वांट कोऑपरेशन, बाय नेचर दे वांट पीस। तो ह्यूमन बीइंग, if by nature he is good, if by nature he wants peace, if by nature he is collaborative, he believes in cooperation, we can maintain peace। क्योंकि इंसान ही नहीं चाहता है वॉर, और ये जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और हमें इसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए जिससे हम वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। बट वी कैन मेंटेन पीस, वी कैन मेंटेन पीस। हमें डेमोक्रेसी की जरूरत है, हमें ह्यूमन राइट्स की जरूरत है, हमें एजुकेशन की जरूरत है। तो अगर हम एजुकेशन पे फोकस करें, अगर हम ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करें, ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करें वर्ल्ड में, तो वी कैन हैव पीस। तो इस अप्रोच ने, जिसमें वुडरो विल्सन, बटरफील्ड जैसे लोग थे, वो प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म है। तो स्टेट एंड सोसाइटी जो ये बोलता है, ये एवोल्यूशन हुआ है सोसाइटी एंड स्टेट का। तो उसमें ये जो पूरा वो स्टेज डेवलप करा, ये ना एक्सप्लेन करा है, उसमें बोलते हैं कि बेटर वर्ल्ड ऑर्डर हम मेंटेन कर सकते हैं, वो कैन हैव बेटर वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे पावर पॉलिटिक्स ना हो, जहाँ पे इमोरलिटी ना हो, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोरलिटी, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत आइडियलिस्टिक और बहुत पॉजिटिव पिक्चर दे दी आइडियलिस्ट अप्रोच ने। राइट, कंसर्न क्या था, कंसर्न क्वेश्चन क्या था, हाउ टू मेंटेन पीस एंड हाउ टू अवॉइड वॉर। तो आइडियलिस्ट अप्रोच ने बोला, यस वी कैन मेंटेन पीस, यस वी कैन अवॉइड वॉर। व्हाई? बिकॉज human beings are good, human beings want cooperation, human beings want collaboration, right? And we can maintain peace जहाँ पे पावर स्ट्रगल ना हो, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो वो कैसे होगा, वो होगा कि दिस बाय एजुकेशन, बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाय बाय एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। हम जब फोकस करेंगे एजुकेशन पे, डेमोक्रेसी पे, हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, हम पावर पॉलिटिक्स को अवॉइड आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो इट वाज ओके, तो रियलाइज नो पीस कैन बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि मेन कंसर्न तो वर्ल्ड लीडर्स का यही था उस टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखा था। तो ये जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका जो पहला जो, अगर हम देखते हैं 1900, तो ये आइडियलिस्ट अप्रोच बहुत डोमिनेंट रहा है विद द सब्जेक्ट। एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इमर्ज ही हो गया विद दिस अप्रोच, ठीक है। तो दिस अप्रोच गेव द वेरी पॉजिटिव पिक्चर। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हुआ 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड अगर हो गया, तो ये तो क्वेश्चन मार्क था इसी अप्रोच पे, आइडियलिस्ट अप्रोच पे, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने तो प्रॉमिस करा था, वी कैन मेंटेन पीस, वी कैन हैव कोलैबोरेशन, वी कैन अवॉइड वॉर। तो ये जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट था, आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ था, उस पे क्वेश्चन मार्क हो गए, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था इस स्कूल ऑफ थॉट ने कि नहीं, हम पीस मेंटेन कर सकते हैं, हम वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। तो पूरा पॉजिटिव पिक्चर दे दी कि हम विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ international organizations, we can maintain peace। But World War II broke down, तो एक क्वेश्चन मार्क टू द आइडियलिस्ट अप्रोच, ऑब्वियसली करेंगे। ये क्या हुआ, तो
उसके बाद व्हेन वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रोक डाउन 1938 और 39 45 में वर्ल्ड वॉर सेकंड 45 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड रहा। तो इस अप्रोच के अगेंस्ट एक नया अप्रोच आया, दैट इज रियलिस्टिक अप्रोच, राइट। तो इस अप्रोच ने जो प्रॉमिस करा था, वी कैन हैव पीस, वी कैन हैव ऑर्डर, वी कैन अवॉइड वॉर because human nature is good. Human beings, they don't want war. Human beings, they want cooperation, they want collaboration. ये सब चीजें हैं तो वी कैन हैव पीस, बट वो नहीं हो पाया। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो इस स्कूल ऑफ थॉट जो है, आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो उसके अगेंस्ट एक दूसरा अप्रोच आया, दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच में जो डोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर थे, दैट वाज हेनरी जे मॉर्गनथॉप फ्रॉम फ्रॉम यूएसए। तो उन्होंने रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो उन्होंने एक नए अप्रोच को लेके आए, बोला कि आइडियलिस्ट अप्रोच को नगेट करके बोला कि वॉर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो स्ट्रगल ऑफ पावर है। अब जहां पे स्ट्रगल ऑफ पावर हो, वहां पीस मेंटेन हो ही नहीं सकता। आपने जो आइडियलिस्ट पिक्चर दी, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर दी, वी कैन हैव पीस, दैट इज नॉट पॉसिबल। रियलिस्टिक अप्रोच ने उसको नगेट करके बोला कि ये जो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये स्ट्रगल ऑफ पावर है। नेशंस जो कंट्रीज हैं, वो हर टाइम पे एंगेज होती है इन पावर पॉलिटिक्स। हर टाइम पे ये एंगेज होते हैं, हम किस तरह से दूसरे कंट्री को टपल डाउन करें, दूसरी टाइम हम किस तरह से ज्यादा पावरफुल बने। इस स्ट्रगल में जहां पे हर टाइम पे आपको लग रहा है मुझे पावरफुल बनना है, पीस कैसे मेंटेन होगा? अब जो रियलिस्टिक अप्रोच है, वो रीजन भी देता है कि स्टेट्स क्यों इस स्ट्रगल में है, स्टेट्स क्यों हमेशा पावर पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। व्हाई नेशंस आर ऑल द टाइम फोकस्ड ऑन पावर, ऑन पॉलिटिक्स, ऑन स्ट्रगल। तो ये बोलता है, ये जो ह्यूमन नेचर की जो पिक्चर आइडियलिस्टिक अप्रोच ने दिया है, इट इज गुड, इट इज कोलैबोरेटिव, इट वांट्स कोऑपरेशन, नो, that is wrong. Human nature is selfish. Human nature is brutish. Human nature is short. Human nature ही ऐसा है जो हमेशा कांस्टेंट एंजाइटी रहता है, जिसको हमेशा सर्वाइवल के लिए ये रहता है कि दूसरा मुझे मारने से पहले मुझे पावरफुल बनना है, राइट। मुझे इतना पावरफुल होना होना है कि मैं अपने आप को बचा पाऊं। अपने आप को बचाने के चक्कर में क्या करता है, मुझे पावरफुल रहना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा पावर होना। तो यहाँ पे जो ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट्स जो है हमेशा इस एंजाइटी में होती है कि हमें पावरफुल बनना है, क्योंकि दूसरा कंट्री जो है, दूसरा नेशन जो है, वो मुझे अटैक करे और मुझे खा लेगा, और खाने से वो मुझे ना खाए, मुझे पावरफुल बनना है फॉर माई सर्वाइवल, फॉर माई सिक्योरिटी, राइट। तो ये कांस्टेंट एंजाइटीज है स्टेट्स में, जो हमेशा इसी में रहती है कि वी हैव टू बी have to be powerful. We have to gain more and more power. राइट। तो इस और दूसरा जो है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड नहीं है वर्ल्ड में, स्टेट जो है ये सुप्रीम पावर है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। स्टेट जो है वो मेन एक्टर पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो और जो स्टेट्स है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेगा। दिस इज व्हाट मॉर्गन approach and sees the world or sees the international politics, right? That international politics जो है, this is the struggle of power. States are constantly in conflict with each other. हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में है, हमेशा कंट्रास्ट में एक दूसरे के इसमें, हमेशा दे आर बिजी किस तरह से दूसरे नेशन करके अपने आप को
मोर एंड मोर पावरफुल बनाना है, वो मिलिट्री हो गई, वो सिक्योरिटी हो गई, वो इकोनॉमिक पावर हो गया, वो आपका कल्चरल पावर हो गया, जो भी है एक स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल कंटिन्यूअसली है नेशंस के बीच में। तो there cannot be peace. You can avoid war, but you cannot maintain peace because human nature is by nature human beings जो है they are selfish. By nature states are selfish. They all the time want power. They all the time want to be more hegemonic. उनके उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा होल्ड रहे पावर का। क्यों? जस्टिफिकेशन क्या देते हैं स्टेटस के? वी नीड इट फॉर द सिक्योरिटी, वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल। अगर हमें सर्वाइव करना है, अगर हमें बचना है, अगर हमें दूसरा मुल्क हम पे हमला ना करे, हमें क्या होना है? वी हैव टू बी पावरफुल। तो ये जो अप्रोच है, अप्रोच ये डोमिनेंट रहा है वर्ल्ड वॉर सेकंड ऑनवर्ड्स। और आज के एरा में भी जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं, जब हम रिलेशनशिप स्टेट के, तो जो रियलिस्ट अप्रोच है वो डोमिनेंट अप्रोच है, डिनाई नहीं कर सकते हैं। जब हम वर्ल्ड रियलिटी को देखते हैं कि स्टेट्स क्या करती है इंटरनेशनल एरिना में, वो हमेशा पावर चाहती है। हर एक कंट्री स्ट्रगल में है कि हम हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो उन एरियाज में जहां रिसोर्सेज हो। तो और जो दूसरा जो मेन ये जो मार्गिन ने बोला है, नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, बोल रहा है कि कंट्रीज हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है। और वो नेशनल इंटरेस्ट की बात उन्होंने कर बोला, नेशनल इंटरेस्ट क्या है? कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? टू मेंटेन, टू अटेन मोर एंड मोर पावर। वो इकोनॉमिक हो गया, वो पॉलिटिकल हो गया, वो आपका कल्चरल हो गई, पावर। तो सारे थे, मार्क्सिज्म है, वी हैव डिफरेंट अप्रोचेस जिसपे हम पर उसको रीड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। जो डोमिनेंट अप्रोच है, डोमिनेंट थ्योरी है आईआर की, वो है रियलिस्ट थ्योरी। कभी डिनाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट से नो टू दिस थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, ये इट केम इन रिएक्शन टू आइडियलिस्ट अप्रोच, जिसने बहुत पॉजिटिव पिक्चर दी थी कि वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, वी कैन हैव पीस, वी कैन मेंटेन पीस, वी कैन मेंटेन ऑर्डर। वॉर जो है ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए टू से गुड बाय टू वॉर। हमें अगर वॉर को अवॉइड करना है, हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए टू से गुड बाय टू वॉर। ये कोई ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स आर गुड बाय नेचर, दे वांट कोऑपरेशन, दे वांट पीस मेंटेन कर सकते हैं वर्ल्ड में बाय एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। पॉजिटिव पिक्चर दी थी एडल ने। तो उसके बाद उस पे क्वेश्चन मार्क पड़ा। इट वाज क्वेश्चन कि आपने इस अप्रोच को, आप तो आप तो फेल हो गए। जो आपने प्रिडिक्शन करी थी कि पीस मेंटेन हो सकता है, वॉर को तो वॉर तो होना ही नहीं चाहिए था। हमने तो वर्ल्ड वॉर दूसरा देखा और इतना डेवास्टेटिंग, दैट वाज मोर डेवास्टेटिंग, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जिसमें प्रॉपर्टी लॉस इतना हुआ, जिसमें ह्यूमन लॉस इतना हो गया, वेरी डेवास्टेटिंग। तो नया अप्रोच, डोमिनेंट अप्रोच, दैट इज द रियलिस्टिक अप्रोच, दैट सीज द वर्ल्ड, जो दुनिया की रियलिटी को, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिफरेंट लेने से देखा। पॉइंट एक्चुअली इट इज, वही मैंने बताया, जब हम आज के एरा में भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं, वी सी इट थ्रू द थ्रू yes nations are all the time struggling for power. There is a power struggle between nations. They are all the time busy and toppling down, outsmarting each other. They want to attain more and more power. They want to have the control over the resources. They want to trade power because nations
ये है क्योंकि इंटरनेशनल एरिना में स्टेट के ऊपर कोई और कंट्रोल है ही नहीं, कोई और पावरफुल बॉडी है ही नहीं, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो उसको कंट्रोल करे। तो इस इंटरनेशनल एरिना में जो मेन एक्टर है दैट इज स्टेट, and states are free, they do do the power politics. So this is a very dominant approach after the World War II, and आज की भी एरन थे dominant approach that is practical approach जिसको हम बोलते हैं, that is the realistic approach, right? So that provided not the negative picture, I can't say the negative picture, हाँ लेकिन the actual politics जो that is happening in international relation, international politics, that is the realistic approach. ठीक है, तो ये जो है I guess this is our blog first. तो आई होप कि आपको ये जो दोनों अप्रोचेस जो है, जो दोनों थियरीज है वो आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, रियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट. नेचर स्कोप वी डिस्कस्ड एंड द मीनिंग एंड एवोल्यूशन. समझ में आया इतना? स्टूडेंट जो बिगिनिंग से ही सेशन में रहे हैं, डिड यू अंडरस्टैंड जो मैंने पढ़ाया? बात नहीं करनी है कि मैम इज हैविंग, शी विल यूज स्टिक. ठीक है, तो जो है जो आपको नो, एक तो चीज है कि आपको यहाँ इस जो हमारा जो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, स्टेट का बिहेवियर पढ़ते हैं पूरे सब. आगे जितने भी हमारे ब्लॉक्स हो गए, सिलेबस में जितना भी होगा, फोकस जो हमारा यहाँ पे वो स्टेट है, और स्टेट का बाकी स्टेट्स के साथ, राइट. और जो उस बिहेवियर को हम कैसे पढ़ते हैं, थ्रू फॉरेन पॉलिसी, राइट. तो ये हमारा सब्जेक्ट एक्चुअली है जिसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट्स जो बिहेव करती है वो क्यों करती है, हाउ डू दे बिहेव एंड व्हाई डू दे बिहेव इन अ सर्टेन वे. ये हम इस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंड करें कि स्टेट्स पर्टिकुलर वे. अब बिहेव की बात हम बात करते हैं, वो हम कैसे पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी कंट्रीज के पढ़ते हैं. The scope is the पेस गेम. और जो मेजर जो क्वेश्चन है वो है पूरे इसके बिहेवियर को, पैटर्न को, पॉलिसीज को पढ़ना इज एक्चुअली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट. जिसमें आइडियलिज्म ने एक अलग तरह से इसको पढ़ा कि नो, दिस कैन बी, वी कैन हैव पीस, ऐसे कर.
अब जब हम रियलिस्ट अप्रोच को देखते हैं कि नो आइडियलिज्म को नो करा, फिर रियलिस्ट आ गया क्योंकि उसकी जो प्रिडिक्शन थी वो वो फेल हो गई, क्योंकि अगर वो पास होता तो वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं होता, वर्ल्ड वॉर हो गए, तो इसका मतलब है उनका जो अप्रोच था वो दैट वाज प्रोन रॉन्ग। बट अब इसमें ये है कि रियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आइडियलिज्म की कोई रिलेवेंस नहीं है, आज भी है, क्योंकि रियलिज्म है, पावर स्ट्रगल है, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन साइड बाय साइड we do believe in democracy. Nations do believe in democracy. डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज भी कंसिडर किया जा रहा है। एजुकेशन की बात आज भी हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात आज भी हो रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ यूएनओ। हम आज भी नो डाउट डेफिनेटली यूएन हैज फेल्ड, बहुत सारे केसेस में फेल हो गया, वी सी इट एज अ फेल्ड नेशन, बट दैट हैज आल्सो द रोल। हम आज भी सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं, नो डाउट द क्वेश्चन मार्क उस पे भी है कि कितना फेल है, कितना पास है, वर्ल्ड इश्यूज को, किस इशू को रिजॉल्व कर पाए, किन इश्यूज को नहीं रिजॉल्व करे। वी नो मेजर पावर्स की क्या पॉलिटिक्स है पूरे इंटरनेशनल एरिना में। बट जो आइडियलिज्म का जो अप्रोच है वो भी साइड बाय साइड चल रहा है, वो टोटली डिनाइल में डिनाइड नहीं है, वी कैन नॉट से नो टू दैट अप्रोच, बिकॉज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम आज भी डेमोक्रेसी को आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वी डू बिलीव कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहां पे हम ह्यूमन राइट्स, उन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स की बात हो, उन कंट्रीज में पीस की बात होती है। वो नाउ द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन डिफरेंट है कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, लेकिन जब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम आज भी गवर्नमेंट सेटअप की बात करेंगे, वी विल टॉक डेमोक्रेसी इज द आइडियल फॉर्म, राइट। तो डेमोक्रेसी एजुकेशन की बात आज भी हो रही है, तो दैट अप्रोच इज आल्सो रेलेवेंट। हाँ, बट डोमिनेंस जो है वो रियलिज्म की है, क्योंकि रियलिज्म एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है जो एक्चुअली स्टेट बिहेव करती है। दैट इज स्ट्रगल ऑफ पावर, कॉन्स्टेंट एंजाइटी, टपलिंग डाउन ऑल द टाइम अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंट्री कभी भी सेक्रीफाई नहीं कर सकती है, राइट। सो आई विल स्टॉप हियर, and next we will take the other blog। तो इसमें और जो डिटेल्स होंगे दैट यू विल गिव यू द होमवर्क, जिसमें आप इसको और चीजें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, बट द मेजर पिक्चर ऑफ दिस ब्लॉग आई हैव गिवन यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो दूसरा ब्लॉग होपफुली टुमारो वी विल पिक अप द सेकंड ब्लॉग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई विल टेक अ ब्रेक नाउ फ्रॉम हियर, नॉट अ ब्रेक। तो अगर अगर आपको कुछ और ऐड करना है यू एंड, अदरवाइज आई विल लीव। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? दिस इज नॉट फेयर कि मैं 1.5 घंटे कंटिन्यूसली बात करूं, आप बस सुने और वहां से कुछ ऐड ना करें, दैट्स नॉट फेयर। इसलिए आई वांट कि क्लासेस ऑफलाइन होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर इंटरेक्शन हो, राइट। मैम क्लियर समझ नहीं आ रहा, तो मैं आप कैसे समझाऊं? बताओ। ऑफलाइन क्लासेस ही होनी चाहिए थी, यस ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए थी, उसमें आपको भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये जो लग्जरी मिली है अपने घर में बैठना एंड ऑन करना, एंड देन इवन इफ टीचर विल ट्राई टू एक्सप्लेन बेस्ट पॉसिबल वे, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा क्लासरूम में, यू हैव टू रिमेन फोकस्ड, ठीक है। तो आई हैव यूज्ड वेरी सिंपल लैंग्वेज के मैं आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दूँ इस सब्जेक्ट की।
हाँ, एग्ज़ैक्टली ऑफ़लाइन का आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि ऑफ़लाइन होंगे बट द थिंग इज़ कि आपके इसमें नंबर वाज़ सो ह्यूज और मैनेज नहीं हो पाया। तो दैट वाज़ द रीज़न आई गेस मोइन सर हैज़ टू ड्रॉप दैट और उन्होंने ऑनलाइन करा दिया बिकॉज़ उसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्लासेस की। इवन इफ यू विल नॉट कम लेकिन वी हैव टू अरेंज द क्लासेस एज़ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ विद द सब्जेक्ट। इसमें पॉलिटिकल साइंस में जो है दिस इज़ द मैक्सिमम जो स्टूडेंट का एनरोल वो इसी सब्जेक्ट में होता है। That I don't know the reason why most of the students are opting the subject. So, but the distance may be it your first obviously BA level at the master's level. Political science is the major subject जिसमें BA level पे बहुत ज़्यादा नंबर रहता है तो उसको फिर ऑफलाइन में मैनेज करना टीचर्स क्लासेस एंड ऑल दैट इज़ अ चैलेंज तो वो नहीं हो पाया कंप्लीट भी करना है देन यू नो एक लंबे बीए लेवल पे सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं तो वो लंबा खिंच रहा था वैसे तो दैट इज़ व्हाई ही हैज़ टू ड्रॉप इट so anyway I will there are some students who now want to join that's very unfortunate. Mm, or anything else you want to add? आप सब लोग जो लोग यहाँ पे हैं आप लोगों ने अपना एडमिशन रिन्यू कराया है फी जमा करी है थैंक यू सो मच thank you so much for the compliment I try my best to explain things but the thing is that not necessarily I can satisfy everyone कोशिश रहती है कि वो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे यूज करूँ दैट विल बी दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे थोड़ा-सा मेरे लिए चैलेंजिंग ये रहता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कि जहाँ पे थोड़ा-सा ये जो क्राउड है आई रियली आई हैव द रिस्पेक्ट फॉर इट बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग रह जाता है कि डिस्टेंस में द चैलेंज इज डिफरेंट जो आपको पता है यहाँ पे देयर इज अ क्राउड जिनको एक ही बात बार बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आती है वो भी है हमारे पास दैट इज एट द मास्टर्स लेवल ऑल्सो आई पुट थिंग्स इन द गूगल क्लासरूम क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद भी जो है चीज़ें समझ में नहीं आती है देन दे विल एक्चुअली कॉल मी कि मैम ये कब है वो कब है एंड मैंने एक्सप्लेन किया होता है तो ये चैलेंजेस मुझे पता है डिस्टेंस में नॉट ये कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है बट आई गेस बिकॉज आप दूसरी चीज़ों में भी एंगेज रहते हैं और एकेडमिक्स से आपका मेन फोकस नहीं रहता है यू आर occupied with work with job with different other things anybody is having pyq what is pyq of the this I guess someone asked it's previous year question paper. PYQ, okay. हाँ, लोगों के पास टाइम नहीं है, इट्स PYQ. ठीक, I will see. मैं देखूंगी. I will share with with your job के coordinator है. I will share the question paper मेरे पास होगा. I will share with you. Yes, I will. I will share with मैं मुझे ढूँढना पड़ेगा. I will be having some previous question papers. अब मैं रखती हूँ, पहले नहीं रखती थी, but I will share with you. Thank you so much for that you understand you understood the lecture. I will see you tomorrow. I have my offline this classes as well. I have to get ready for that as well. Thank you so much. See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz. Goodbye. Allah Hafiz.
बेटा वो नहीं पता है, हु विल टेक द BPS 5 क्लास, वो होंगे आपके टीचर कोई और? योर सर वाज आस्किंग फॉर 2 क्लासेस बट आई कुड नॉट मैनेज, तो एक मैंने ले लिया कि आई विल टीच BPS 04, 5 के लिए कोई दूसरा होगा, तो दैट क्लास विल आई गेस फ्रॉम 11 टू आई डोंट नो द टाइम टेबल, बट यू विल गेट द लिंक, ठीक है? चलो, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।